क्लास 12 की अध्याय 3 आव्यूह के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आव्यूह की परिभाषा, उसके संकेतन, उनके प्रकारों में लगभग हम 4 प्रकार के प्रकार पढ़ चुके थे। अब उन्हीं आव्यूह के प्रकारों में हम अगला जो प्रकार आता है वो 5वां नंबर का टॉपिक है कि आव्यूह जो है उसका 5वां शर्त क्या है। 5वीं शर्त हमारी है विकर्ण आव्यूह। आज हम सबसे पहले अब विकर्ण आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है, किस तरीके का होता है। देखिए, विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्णों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उन्हें विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक आव्यूह मैंने a बराबर व्यक्त करके लिखा 2 0 0 3 5 0 0 5 0 0 0 6। तो यहां ये मुख्य विकर्ण या अग्र भाग कहलाएंगे। इन मानों को छोड़ करके इसके शेष सभी अवयव शून्य हो तो उन्हें विकर्ण आव्यूह कहते हैं। परिभाषा एक साधारणतः दोबारा, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके अग्र या मुख्य विकर्णों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उन्हें विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पर एक आव्यूह लिखा है, इसके ये 2 5 6 ये मुख्य मान हैं, इनको छोड़ करके सभी अवयव शून्य है। अब यहां पर हम देखें कि इसकी कोटि किस क्रम की है, इसमें अपन को कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं। तो जैसे 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो इसको हम m गुणा n का मतलब हुआ 3 गुणा 3 क्रम का। यह अवयव 3 गुणा 3 क्रम का है। तो ये एक उदाहरण के तौर पर इस तरीके से हम कह सकते हैं इसे विकर्ण आव्यूह। इसके बाद 6वां है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहां पर जानकारी करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण समान हो, अन्य अवयव शून्य हो। मतलब इस तरीके से कह सकते हैं, ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण या अग्र भाग समान हो उन्हें अदिश आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक आव्यूह a बराबर, जैसे मैंने यहां पे लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मैंने 3 गुणा 3 क्रम का लिखा है। अब यहां पर ये मुख्य विकर्ण मान है, ये मुख्य विकर्ण मान जो हैं वो समान है। यहां पर 2 2 2 या 3 3 या माइनस के या किसी भी क्रम में हो सकते हैं। यदि किसी भी विकर्ण आव्यूह के या किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण समान हो तो उन्हें जो विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण समान हो अदिश आव्यूह कहलाते हैं। एक बार फिर, ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्णों के मान समान हो तो उन्हें अदिश आव्यूह कहते हैं। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर जैसे ये, इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं हम।
एक अवयव मान लो ए बराबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए 0 0 0, यहाँ पे लिखा मैंने 0 ए 0 0, यहाँ पे लिखा मैंने 0 0 ए 0, आगे लिखा 0 0 0 ए, 4 गुणा 4 क्रम का है। तो ये विकर्ण जो अग्रक भाग हैं वो सब में समान है। तो ऐसे अवयव अदिश अवयव के उदाहरण हैं। इसके बाद 7वें नंबर का जो अवयव है वो हमको दिया हुआ है इकाई अवयव। अब इकाई अवयव क्या होता है? जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा है इसी तरीके से इकाई अवयव में है इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव ऐसे विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण इकाई हो, ऐसे विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण एक हो, इकाई हो, उन्हें इकाई अवयव कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक अवयव ए बराबर, मैंने जैसे लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने एक 3 गुणा 3 क्रम का लिखा। इसमें ये मुख्य अग्रभाग जो है, मुख्य विकर्ण जो है वो सब में समान के साथ एक होगा। पहले वाले में अपन ने पढ़ा था उसमें तो समान होते थे, जिसमें 2 4 6 कुछ भी हो सकते हैं समान, लेकिन यहाँ पर निश्चित है कि उसमें हमेशा एक एक ही मुख्य विकर्ण के मान होंगे। मतलब ऐसे विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्णों के मान इकाई हो, एक हो, उन्हें इकाई अवयव कहते हैं। तो ये एक इकाई अवयव की परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें त्रिभुजाकार अवयव के बारे में है। त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव हम यहां पर 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कै नंबर पर जैसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब हम यहाँ पर पहले ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लेके लिख रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 3 5 6 यहाँ लिखा 0 4 5, यहाँ लिखा 0 0 7, मैंने ये 3 गुणा 3 क्रम का बनाया। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव जो होते हैं उनमें जैसे ये मुख्य विकर्ण या अग्रक भाग हैं, इनसे नीचे वाले पहले वाले जो मान होते हैं वो हमेशा अवयव शून्य में होते हैं। ऐसे अवयव, ऐसे वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण से पहले नीचे वाले मान शून्य हो, कि प्रत्येक अवयव शून्य हो, तो उन्हें ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक साधारणतः हम कह सकते हैं कि a बराबर एक अवयव aij के रूप में है m गुणा n क्रम का, तो इसमें i का मान बड़ा होगा j से। यदि i का मान j से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में बनने वाले अवयव ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाते हैं। जैसे ये हमारे, जैसे अपन पहले नंबर पर हमने a11 लिया, तो यहां पर ये मुख्य विकर्ण मान है, दोनों समान है। जैसे हमने यहां पर लिया a21, तो यहां पर जैसे a21 है, ये हमारा मान 0 है। यहां पर हम देखें तो जैसे aij, i बराबर 2 है और j बराबर 1 है,
तो यहाँ आई का मान 2, जे के मान 1 से बड़ा है, मतलब 2 बड़ा है किससे? 1 से। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि किसी भी एक वर्ग आव्यूह में आई का मान जे से बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में उसका मान 0 के बराबर होता है, तो उन्हें ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं, जिसमें ए बराबर aij बराबर 0 0, जहां आई का मान जे से बड़ा हो उन्हें ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। यहां उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने ये समझाया है, एक अन्य ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हैं कि एक आव्यूह ए बराबर, जैसे मैंने यहां पर लिखा 2 5 3, इसके बाद मैं यहां पर 0 4 5, या लिखा मैंने 0 0 3, ये मैंने 3 गुणा 3 क्रम का लिखा है। इस वर्ग आव्यूह में ये जो अपने मान दिए गए हैं ये 0 है। इन ऐसी स्थिति में हम जब चलेंगे aij में तो इनका मान 0 होगा, जहां आई का मान जे से बड़ा होगा, तो उन्हें ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। इसी तरीके से जैसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है, इसी तरीके से दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या होता है? इसके अंदर एक जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने ए बराबर 3 0 0 4 2 0 5 6 6 7, 3 गुणा 3 क्रम का एक आव्यूह लिया। तो इसके अंदर हम यहाँ पर देखें तो मुख्य विकर्णों के ऊपरी हिस्से में, ऊपर वाले भाग में प्रत्येक अवयव का मान 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो जैसे हम यहाँ पर चलें तो आई और जे के लिए, जैसे यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो पहली पंक्ति aij में आई बराबर 1 और जे बराबर 2, यहाँ पर जे का मान बड़ा है आई से, तब ऐसी स्थिति में उसका मान 0 के बराबर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई आव्यूह a बराबर aij m गुणा n क्रम का है तो इसमें इसका एक अवयव 0 तभी होगा, वह अवयव 0 होगा जहां j का मान बड़ा होगा i से। ऐसी स्थिति में उन्हें निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा वर्ग आव्यूह के सभी अवयव 0 हो तो उन्हें निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। मतलब दोबारा, ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्णों के ऊपर वाले अवयव 0 हो तो उन्हें निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसे वर्ग आव्यूह जिसमें a बराबर aij बराबर 0, जहां j का मान i से बड़ा हो तो उन्हें निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। तो यहां पर हमने 2 प्रकार के त्रिभुजाकार आव्यूह के बारे में पढ़ा है, एक ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार। इनके उदाहरण के तौर पर मैंने ये आपको समझाया है। इस तरीके से हमारे त्रिभुजाकार आव्यूह 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊपरी और एक निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा है समान आव्यूह। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या होते हैं? समान आव्यूह का मतलब है कि ऐसे 2 आव्यूह जिसके पहले आव्यूह के प्रत्येक अवयव
दूसरे अवयव के संगत प्रत्येक अवयव के समान हो तो उन्हें समान अवयव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे एक अवयव मैंने ए लिया और ए बराबर लिखा 2 3 5 6 7 -2 8 3। एक दूसरा अवयव बी बराबर लिखा, इसमें भी अवयव 2 3 5 6 7 -2 8 3 6। तो हम एक अवयव ए के प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव बी के संगत प्रत्येक अवयवों के पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरा, तीसरा अवयव तीसरे, ऐसे इसका 6 7 ये यहां पर हम देखें तो हमारा ए बराबर बी। तो यहां पहले अवयव के प्रत्येक अवयव दूसरे अवयव के संगत प्रत्येक अवयव के समान हैं, तो ऐसे अवयव समान अवयव कहलाते हैं। तो इसे हम व्यक्त करेंगे ए बराबर बी। इसके आधार पर हम एक उदाहरण जैसे और ले रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक समान अवयव के रूप में एक अवयव लिखा कि 5 6 7 3 2 5, ये इसके अंदर आने वाले अवयव हैं। ये हमारा 2 × 3 क्रम का एक अवयव है। एक अवयव बी है जिसके अंदर हमें जैसे लिखा है 5 7, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया 2 और यहां लिख दिया सी। और हमको प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि ए बराबर बी। यदि एक अवयव दूसरे अवयव के समान है तो हम ये जानते हैं कि पहले अवयव के प्रत्येक मान दूसरे अवयव के प्रत्येक संगत अवयवों के समान होंगे। तो यहां से हम ए का, बी का, सी का मान इसके अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ए बराबर बी है तो हम ये कहेंगे कि पहला अवयव 5 बराबर 5 है तो इसका ए बराबर होगा 6। यहां से हम देखें तो बी बराबर होगा 3 और यहां से हम देखें तो सी बराबर होगा 5। इस तरीके से हम इनके मान समान अवयव के अनुसार आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो समान अवयव ऐसे अवयव, दो अवयव जिनके संगत अवयव समान हो तो उन्हें समान अवयव कहते हैं। या हम कह सकते हैं यदि किसी एक अवयव के अवयव दूसरे अवयव के संगत अवयवों के समान हो तो उन्हें समान अवयव कहते हैं। इसके बाद आता है अगला जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव। अब परिवर्त अवयव क्या होता है, मैं पहले एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, उसके बाद में हम इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो जैसे एक अवयव हमने ये लिखा ए बराबर 3 2 5 7 और ये मैंने 2 × 2 क्रम का लिखा। इसका मैं परिवर्त अवयव यदि हम इसका परिवर्त अवयव करें तो हम यहां पर लिखेंगे a की पावर t बराबर, जैसे परिवर्त अवयव का मतलब है कि हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन कर देंगे। तो जैसे ये पंक्ति है इसको मैंने स्तंभ में लिखा, दूसरी पंक्ति को इस प्रकार लिखा। तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन करना परिवर्त अवयव कहलाता है। अब परिभाषा, ऐसे वर्ग अवयव जिसके अवयवों की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन करना परिवर्त अवयव कहलाता है। ऐसे अवयव पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तन करना परिवर्त अवयव कहलाता है। तो हम साधारणतः कह सकते हैं एक ही पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तन कर दिया जाए तो उन्हें परिवर्त अवयव कहते हैं। या परिवर्त अवयव को a' या a की पावर t के रूप में व्यक्त करते हैं। इस रूप में हम उसके परिवर्त अवयव के रूप में लिख सकेंगे।
तो अब यहाँ पर एक और उदाहरण के तौर पर जैसे मैं लेके समझा रहा हूं, एक अवयव ए बराबर, जैसे मैंने लिखा 3, 5, 7, 2, 0, 6। हम इस अवयव को देखें तो इस अवयव में 3, 5, 7, 2, 0, 6, तो ये हमारी पहली पंक्ति है और ये हमारी दूसरी पंक्ति है। तो इन पंक्तियों को हम स्तंभ में बदलेंगे और स्तंभों को पंक्ति में परिवर्तन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परिवर्त अवयव, या तो हिंदी में ऐसे लिखा जा सकता है परिवर्त अवयव। एक गणितीय रूप में परिवर्त अवयव को a' या a की पावर t से व्यक्त करते हैं। तो हम जैसे इसको परिवर्त अवयव a की पावर t में परिवर्तन करेंगे तो हम यहाँ पर इसकी पहली पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, तो 3, 5, 7। इसकी दूसरी पंक्ति को बदलेंगे स्तंभ में, तो 2, 0, 6। इस प्रकार से यह परिवर्त अवयव में परिवर्तन हो गया। हम यहाँ पर पहले वाला जो अवयव था उसमें 1 और 2 पंक्तियां थी, तो m का मान 2 इंटू स्तंभ 1, 2 और 3 था, तो ये हमारा 2 गुणा 3 क्रम का हो गया। जैसे हमने इसका परिवर्तन किया तो परिवर्त अवयव में परिवर्तन किया, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 हमारी पंक्तियां 3 और स्तंभ 1 और 2 स्तंभ बन गए। मतलब पहले वाला अवयव जो m गुणा n क्रम का था, तो परिवर्त अवयव में यह n गुणा m क्रम में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन होना परिवर्त अवयव कहलाता है। अब परिभाषा एक बार और दोबारा हम कह सकते हैं, ऐसे अवयव a जिसके पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तन करना परिवर्त अवयव कहलाता है। एक परिवर्त अवयव को हम यहाँ a' या a की घात t के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम परिवर्त अवयव को यहाँ पर a' या a की पावर t के आधार पर सवाल करते समय व्यक्त करेंगे, जो हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक सममित अवयव। नंबर पहली है a की पावर t बराबर a। दूसरी स्थिति है aij बराबर aji बिलोंग टू ij। एक अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि a की पावर t बराबर a या दूसरा है aij बराबर aji बिलोंग टू ij के रूप में प्राप्त हो, तो उन्हें सममित अवयव कहते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि एक अवयव a बराबर जैसे 3, एक सममित अवयव का जैसे ये उदाहरण लिया, तो यहां पर हम देखें तो यहां पर यदि इसे हम परिवर्तन करें, जैसे a बराबर ये है, तो a की पावर t हम परिवर्त अवयव में परिवर्तन करें तो a की पावर t बराबर, अब हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलेंगे। तो जैसे पहली पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे 3 - 4 और दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे -4 और 6। तो ये हमारा जैसे 2 गुणा 2 क्रम का है, तो ये भी हमारा 2 गुणा 2 क्रम का प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला मान और ये वाला अवयव, दोनों अवयव में कोई मान में कोई अवयव में जैसे पहले थे उसी क्रम के प्राप्त हुए, तो ऐसे अवयव हमेशा सममित अवयव कहलाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि a बराबर a की पावर t। तो इस प्रकार के जो अवयव होते हैं उन्हें हम सममित अवयव कहते हैं। ऐसे अवयव a जिसके सममित अवयव होते हैं यदि और केवल यदि a की पावर t बराबर है या aij बराबर aji बिलोंग टू ij में हो, तो उन्हें सममित अवयव कहते हैं। इसके बाद सममित के बाद अगला आता है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव
अब जैसे हमने सममित आव्यूह में पढ़ा था उसी तरीके से विषम सममित आव्यूह में है। हम कोई एक उदाहरण लेते हैं। ए बराबर, मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पर जैसे एक आव्यूह लिखा 0 -a 0 a और 0। तो यहां पर एक तो ये स्थिति होती है कि इसके मुख्य विकर्ण जो होते हैं वो हमेशा 0 0 होंगे। दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि हम a बराबर a की पावर t में परिवर्तन करते हैं तो a की पावर t में परिवर्तन करने पर हमें यहां पर जैसे ये माइनस का है या प्लस का है तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। मतलब यहां पर हम जब निकालेंगे a की पावर t तो ये रूप प्राप्त करने के लिए हम ये कह सकते हैं अब कि a की पावर t बराबर -a, ये रूप प्राप्त होता है। इसमें हमारा पूर्व वाला आव्यूह आता है लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है, उसमें ऋणात्मक चिन्ह लग जाता है। तो ऐसे आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं। दोबारा में कह सकते हैं कि ऐसे वर्ग आव्यूह a जिसमें a की पावर t बराबर -a प्राप्त हो तो उन्हें विषम सममित आव्यूह कहते हैं। इसका अर्थ दूसरी स्थिति में हम इसकी एक टिप्पणी लिख सकते हैं कि विषम सममित आव्यूह में उसके अग्रक विकर्ण या मुख्य विकर्णों के मान 0 होते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में असममित आव्यूह कहलाते हैं। एक और उदाहरण लें, जैसे एक आव्यूह a बराबर, मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 0 h -g h 0 f g -f 0। मैंने ये एक आव्यूह लिखा तो इस आव्यूह में जब हम इसे परिवर्त आव्यूह में परिवर्तन करेंगे तो a की पावर t बराबर -a प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं। यहां से हम देखें तो a की पावर t बराबर -a प्राप्त होगा, तो यहां पर हमारा एक विषम आव्यूह का उदाहरण हो जाएगा। तो यहां पर हमने दो प्रकार के, एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह पुनः मैं एक बार समझा रहा हूं कि सममित आव्यूह का मतलब है कि ऐसे वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक की पावर t बराबर a प्राप्त हो। दूसरी स्थिति, यदि और केवल यदि aij बराबर aj बिलोंग टू ij, ये तो होते हैं सममित आव्यूह के उदाहरण। इसी तरीके से हम कह सकते हैं विषम सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाते हैं यदि और केवल यदि a की पावर t बराबर -a प्राप्त हो। इसके अंदर एक टिप्पणी है। टिप्पणी में हम ये कह सकते हैं कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण या अग्रक विकर्णों के मान 0 होते हैं। इसमें आने वाले जितने भी अवयव हैं वो सब अवयवों के मान 0 होंगे। जैसे इसमें देखिए ये सभी विकर्ण के अवयव 0 प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारे विषम सममित आव्यूह के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है अंतिम, फिर आपकी परिभाषा और इनसे संबंधित चीजें समाप्त होगी। अगला टॉपिक में अपन साधारणतः कह सकते हैं यदि दो आव्यूह a और b योग व गुणा के लिए अनुकूलीय हो तब ऐसी स्थिति में पहली स्थिति है a प्लस माइनस b की पावर t बराबर, हम कह सकते हैं a की पावर t प्लस माइनस b की पावर t। दूसरी स्थिति होती है यदि एक के a की पावर t बराबर के a की पावर t,
जहां के एक अचर मान है, अदिश मान है, जहां के एक अदिश राशि है। देखिए तीसरी स्थिति है a डॉट बी की पावर t बराबर, यदि हम a डॉट बी की पावर t के रूप में करते हैं तो इसका गुणनफल हमें प्राप्त होगा b की पावर t डॉट a की पावर t। ये तीन स्थितियां होती है। कहने का मतलब है यदि दो आव्यूह a और b योग या गुणन के अनुकूलीय हो तो पहली स्थिति में a प्लस माइनस बी की पावर t को हम लिख सकते हैं a की पावर t प्लस माइनस बी की पावर t। दूसरी स्थिति में k a की पावर t बराबर होगा k a की पावर t। जहां रखना है k यहाँ एक अचर राशि है, एक अदिश राशि है जिसका मान कुछ भी हो सकता है। तीसरी स्थिति में a डॉट बी की पावर t, यदि आव्यूह a और आव्यूह b को गुणनफल के पावर t में हो तो हम लिख सकेंगे b की पावर t डॉट a की पावर t। तो ये हमारी दो आव्यूह a और b योग या गुणनफल के रूप में होती है, उनके अनुकूलीय होती है। तो हमारी ये तीन स्थितियों के आधार पर हम प्रश्नों को हल कर सकेंगे। इसके बाद इसका एक और टॉपिक है और उसके बाद हमारी परिभाषाएं समाप्त होगी। अंतिम टॉपिक है यदि एक वर्ग आव्यूह है, यदि एक आव्यूह a वर्ग आव्यूह है तब हम इसको निम्न प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 1 a प्लस a की पावर t एक सममित आव्यूह होता है, एक सममित आव्यूह होता है। दूसरी स्थिति a माइनस a की पावर t एक विषम सममित आव्यूह होता है। तीसरी स्थिति a डॉट a की पावर t तथा a की पावर t डॉट a सममित आव्यूह होता है। और चौथी स्थिति है a की पावर t और उसकी भी पावर t हो तो उसका मान एक आव्यूह a के बराबर प्राप्त होता है। तो अंतिम टॉपिक में हमने पढ़ा है यदि a एक वर्ग आव्यूह है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है, पहली स्थिति में कहेंगे a प्लस a की पावर t एक सममित आव्यूह होता है। दूसरी स्थिति में कहेंगे a माइनस a की पावर t एक विषम सममित आव्यूह होता है। तीसरी स्थिति में कहेंगे a डॉट a की पावर t तथा a की पावर t डॉट a एक सममित आव्यूह होता है और a की पावर t व की पावर t हो तो वह एक a के मान आव्यूह के बराबर प्राप्त होता है।